बिहार की राजनीति के उभरते सितारे, या यूँ कहें एक ऐसे नेता जो डाउन टू अर्थ दिखाई पड़ते हैं। उनका कई सारा क्लिप दिखाई दे रहा है जहाँ वे खुद से नल चलाकर अपने चेहरे को धुल रहे हैं। उनका पूरा कपड़ा कीचड़ कीचड़ हुआ है, सिर्फ़ एक स्लीपर चप्पल पहन के चल रहे हैं और पूरे बिहार में सिर्फ वो घूमने पर लगे हैं। बाकी नेताओं की रैली होती है, उसमें सिर्फ बड़ी बड़ी लग्जरी कारें और उड़ता धूल, सिर्फ यही सब दिखाई देता है। लग्जरी मंच, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। पर प्रशांत किशोर के किसी कैंपेन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बस छोटा सा टेंट लगा लेते हैं, टेंट वो भी जहाँ कुछ नेताओं के बैठने के लिए, उनके बैठने के लिए, कुछ आधारभूत चीज़ों के साथ ही वे प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि आपने कभी ऐसे किसी वाजपेयी जी के बाद पिछले 20-25 सालों में किसी ऐसे प्रखर नेता को आपने नहीं देखा होगा जो चुनाव के दौरान, रैली के दौरान अपने किसी विपक्षी नेता के प्रशंसा में कुछ बोल रहा हो। जैसे उन्होंने एक वीडियो में ये कहा, मतलब चूँकि वो तो रैली का हिस्सा था, उन्होंने उसमें कहा कि मोदी जी कहते हैं कि हमने बिहारियों के लिए गुजरात में ये कारखाना लगा दिया, हमने महाराष्ट्र में ये कारखाना लगा दिया, हमने यूपी में ये कारखाना लगा दिया। पर मोदी जी कभी यह नहीं कहते हैं कि उन्होंने बिहार में कोई कारखाना क्यों नहीं लगाया। इसके आगे वे कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार की जनता जातिगत राजनीति में उलझी दिखाई देती है। बिहार में कोर मुद्दा हमेशा से जातिगत भावनाओं पर बेस रहता है। यहाँ की जनता को क्यों समझ नहीं आता कि जातिगत राजनीति उन्हीं के नाम पर हो रही है। उनकी भूमिका क्या है, उनकी क्या भूमिका है। जैसे मान लीजिए यादवों की राजनीति हो रही है, लालू और नीतीश मिलकर कर रहे हैं, तो उसमें उनकी भूमिका क्या है। इसमें वही 4-6-10 जो पहले से ही संपन्न परिवार हैं, उन्हीं को सारा सहयोग, सारी सुविधा मिल रही है। बाकियों को क्या मिल रहा है, सिर्फ नाम कि यादव टाइटल, वो तो उन्हें जन्मजात मिला है। उसका स्पष्टीकरण किसी राजनीतिक पार्टी से क्यों लेना। हम इससे ऊपर क्यों नहीं उठकर समाज को देख रहे हैं। मैं यह स्पेसिफिक सिर्फ यादवों के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, यह हर जाति की समस्या यही है। अगर उनका नेता उनके टाइटल का हो तो वे पागल हो जाते हैं उनके पीछे, और एक्चुअल में वह नेता उनके बारे में कुछ भी कर ही नहीं रहा होता है। सिर्फ चुनाव जीतने तक वह नाम रट रहा होता है, टाइटल रट रहा होता है। बिहार में मान लीजिए राजनीति हो रही है, जातिगत राजनीति है, पर क्या बिहार के किसी भी व्यक्ति ने खुद से पूछा, अपने आप से पूछा कि मेरी भूमिका क्या है। क्या मैं सिर्फ वोट बैंक हूँ। और अगर आप सिर्फ वोट बैंक हैं तो फिर आपकी भूमिका उसके इतर कुछ है ही नहीं। और अगर उसके इतर कुछ भूमिका नहीं है तो आप इतने मंद बुद्धि कैसे हो सकते हैं कि आपको यह नहीं समझ में आता कि चुनाव में सिर्फ आप रोबोट की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इसके बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि नेता आपको कुछ देंगे। चुनाव के बाद राज्य का कोई विकास होगा, क्षेत्रीय कोई विकास होगा, कभी नहीं होगा। जैसे वो बिहार की बात नहीं है, हर उस राज्य की बात है जहाँ जातिगत राजनीति हो रही है। और इसको मैं कहने से पीछे भी नहीं हटूंगा कि पूरे देश में जातिगत राजनीति होती है। हालांकि जब नेशनल लेवल पर हम जाते हैं तो यह जाति से हटकर धर्म पर आ जाती है। मैं किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए ये चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, बस इसलिए कि आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करिए। क्यों आपको ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, क्यों जनता इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है कि देश धर्म से नहीं चलता, देश जाति से नहीं चलता। अभी यहीं रूस या यूक्रेन की लड़ाई ले लीजिए, ईरान इजराइल की लड़ाई ले लीजिए, यह सिर्फ कागज़ पर आपको दिखाई देगा कि धार्मिक लड़ाई है। फिर भी इजराइल और ईरान का समझ में आता है कि हो सके धार्मिक हो। पर यूक्रेन और रसिया का क्या है। अब आप कहेंगे वहाँ नस्लीय है, तो फिर ऐसे तो भाई हर जगह समस्या है, हर जगह ऐसी समस्या है। फिर आप इससे ऊपर कैसे जाएंगे, कब जाएंगे। कब आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करेंगे कि आपको ऐसे नेता की ज़रूरत है जो आपके लिए काम करे, जिसके लिए आप काम करें। ऐसे नेता की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में होता क्या है, हम नेता के लिए काम कर रहे होते हैं, नेता हमारे लिए कभी काम करने नहीं आता ग्राउंड पर। चुनाव जीतने के बाद उसका चेहरा भी दिखाई नहीं देता है क्षेत्र में, सिर्फ इसीलिए कि हम ऐसे कैंडिडेट को चुनते हैं, ऐसे कैंडिडेट के फेवर में वोट करते हैं। ये सारी चीज़ें आखिर कौन सोचेगा। और ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर आपको आकर बताएगा भी नहीं। मैं चीज़ें बस इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं किसी को
किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। बस मैं 2-4 आयाम पर बात कर रहा हूँ जिस पर आप शायद सोच सकें, मैं यही उम्मीद करता हूँ। पक्ष विपक्ष में आप अपने तर्कों को क्यों नहीं रख पाते हैं? क्यों किसी नेता को आप तराजू पर नहीं तौलते हैं? क्यों आपके तराजू का सिर्फ एक ही बटखरा है जो कि जातिगत है या धार्मिक है? और अगर इन दोनों में नहीं है तो पार्टी विशेष है कि चलिए फला पार्टी ने इस कैंडिडेट को नॉमिनेट कर दिया, हम चूँकि पार्टी विशेष के कार्यकर्ता हैं या पार्टी विशेष को सपोर्ट करते हैं हमारे बाबा से, तो वोट तो इसी को देना पड़ेगा। मैं खुद कई लोगों से ऐसा सुना हूँ कि वे कहते हैं कि मेरे बाबा परबाबा से इसी पार्टी को वोट करते आए हैं। वे खुद कहते हैं कि कैंडिडेट अच्छा नहीं है, पर फिर भी वोट उसी पार्टी के कैंडिडेट को देते हैं। अब यहाँ वह कैंडिडेट जो उतरा है उसकी क्या भूमिका है? क्या आपने कभी सोचा कि वह समाज में पहले कितना सक्रिय था या बाद में कितना सक्रिय होगा? वह चुनाव जीतने के बाद समाज में क्या भूमिका निभा रहा होगा? मान लिया एक सेकंड के लिए कि जातिगत राजनीति ही करके वह जीता है, तो आपको क्या भरोसा है कि वह जातिगत राजनीति पर खरा उतरेगा? अगर आप उसी जाति विशेष के हैं लेकिन आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आपका शोषण होगा ही होगा। आप जाएंगे FIR लिखवाने, आपका FIR नहीं लिखा जाएगा। आप कितना भी कह लीजिए कि मैंने इसी पार्टी को वोट दिया था जो कैंडिडेट अभी चुनाव जीता है, कुछ भी बोल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ग्राउंड रियलिटी में। और अगर आप चाहते हैं कि आपका अगर आर्थिक राजनीति में नहीं, मैं कहता हूं कि आपके घर कोई रुपया बोरे में रख के नहीं दे के जाएगा कोई भी पार्टी का कैंडिडेट, पर क्या वह आपके राजनीतिक या सामाजिक अधिकार में परिवर्तन नहीं लाएगा अगर वह आपके जड़ों से जुड़ा है? और अगर वह नहीं ला रहा है तो आपने गलत कैंडिडेट को वोट किया है। आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में हैं, फंस चुके हैं। इससे बाहर आइए, आप भी अपने तर्कों को खंगालिए। फ़िलहाल मैंने जो प्रशांत किशोर के बारे में 2-4 अच्छी बातें कहीं सिर्फ इसलिए कि अगर बिहार की जनता प्रशांत किशोर को चुनती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी तक की जितनी सरकारें हैं उनसे बेहतर काम करेंगे वो। उनके पास पर्याप्त अनुभव है। उन्हें पता था कि जातिगत राजनीति करके कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने बिहार समग्र को चुना। अपने कैंडिडेट को अपना एक तराजू बनाइए, तराजू में कुछ पक्ष में रखिए, कुछ विपक्ष में रखिए और तराजू पर तौल कर परिणाम देखिए कि उस कैंडिडेट के फेवर में आपके पास पर्याप्त मत हैं या नहीं। अगर नहीं है तो दूसरे कैंडिडेट को तराजू में रखिए, सोचिए, सोच समझ कर डिसीजन लेंगे तो वह कैंडिडेट जो चुनाव जीतेगा वो आपके घर का दिखाई देगा। मतलब सिर्फ इंडिविजुअल आपके नहीं, उस समाज, उस क्षेत्र में रहने वाले हर नागरिक का वह अपना दिखाई देगा, क्योंकि वह उसके लिए खड़ा होगा जो सत्य पर है। अब मान लीजिए आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, लड़ाई झगड़े में दोनों लोग एक ही जाति विशेष के हैं, तो आएगा किसको सपोर्ट करेगा नेता? जिसकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति अच्छी होगी, उसी के फेवर में जाएगा। अब आप गरीब हैं पर सही हैं, अगर जातिगत राजनीति करेंगे तो यही परिणाम आपके सामने आएगा। पर आपने कैंडिडेट चुना है ढंग से, पक्ष विपक्ष में सोचकर, तो वह आएगा, आपके फेवर में निर्णय को बदलने का प्रयास करेगा, क्योंकि आप सत्य पर हैं। बाकी अपने निष्कर्षों को खुद तलाशें। धन्यवाद। किसी व्यक्ति के सपोर्ट में नहीं है, यह वीडियो किसी भी व्यक्ति के सहयोग से नहीं बनाया गया है, ना ही किसी का दबाव है। हम अपना पक्ष रख रहे हैं। चूँकि हम स्वविवेक पर काम करते हैं तो हमारा फोकस इसी पर होता है कि हम सिर्फ स्वविवेक पर ही काम कर रहे हों।